डियर स्टूडेंट्स, आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपने चैप्टर का शीर्षक है प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता अर्थात वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। विश्व में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो वहाँ पर वर्ग संघर्ष बहुत तेज़ी से बढ़ा। श्रमिकों ने अपने हितों की रक्षा की मांग करने के लिए दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ इस बात के नारे लगाने लगे। तो जो नियोजक है, उत्पादक है, वो श्रमिकों से अधिकतम काम के बदले में न्यूनतम मजदूरी देने का उनका ध्येय बनता चला गया। इसलिए परिणाम ये हुआ कि औद्योगिक संबंधों में गिरावट, वर्ग संघर्ष, हड़ताल, तालाबंदी ये सब बहुत मात्रा में बढ़ने लगे। परिणाम ये हुआ कि कोई ऐसा तरीका सोचा जाए, कोई ऐसा सिस्टम सोचा जाए जिससे इसका निवारण हो। इसलिए औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना की गई। औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना के अंतर्गत औद्योगिक प्रजातंत्र को किस प्रकार से स्थापित किया जाए, उसमें श्रमिकों एवं नियोजकों के मध्य में किस प्रकार से समन्वय स्थापित किया जाए, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए श्रमिकों की प्रबंध में सहभागिता का प्रादुर्भाव हुआ। मूल रूप से औद्योगिक संबंध के दो ही महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। उसमें एक होता है संघर्ष और दूसरा होता है सहयोग। आधुनिक जो उद्योग है वो प्रबंध और श्रम दोनों के सहयोग के कारण से ही चलते हैं। ये जो सहयोग है वो नियोजन में अनौपचारिक रूप से स्वतः ही होता रहता है। किसी भी उद्योग का निरंतर रूप से चलते रहना, उसका काम करते रहना श्रमिकों के और नियोजकों के दोनों के ही हित में होता है। अगर उद्योग उपक्रम चलेगा ही नहीं तो न श्रमिकों का हित संभव है और न ही नियोजकों का हित संभव है। यद्यपि नियोजन इसके दोनों के हितों के होने के बावजूद भी नियोजक और श्रमिकों के हितों में कुछ न कुछ विरोधाभास पाए जाते हैं, जिससे उनके बीच में कई बार वर्ग संघर्ष भी होता रहता है। नियोजक और नियोजितों के जो हित होते हैं वो परस्पर विरोधी नहीं होते हैं, वो परस्पर एक दूसरे का सहयोग करने वाले होते हैं। इसलिए उन दोनों पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए श्रम प्रबंध में सहयोग की कई औपचारिक संस्थाएं भी स्थापित की जाती हैं, जो नियमित रूप से इन दोनों पक्षकारों की समस्याओं का समाधान करती रहती है। इन संस्थाओं को अपन कई नामों से पुकार सकते हैं, जैसे श्रम प्रबंध सहयोग, संयुक्त परामर्श दात्री समिति, सह निर्धारण, संयुक्त निर्णय, उद्योगों में श्रमिकों की सहभागिता या प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता। साधारणतः उपयुक्त सभी जो शब्द हैं वे समान अर्थों में इनका प्रयोग किया जाता है, किंतु कई बार जो प्रबंध में जो श्रमिकों की सहभागिता है उसके विशिष्ट रूप, उसके स्तर या इसकी मात्रा के आधार पर इनमें छोटा मोटा अंतर भी पाया जाता है। सामान्य अर्थों में अगर अपन प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का तात्पर्य करें तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी श्रमिकों को प्रबंधकीय निर्णयों में जो उनसे संबंधित है उनमें उनको शामिल करना, उनकी राय को मानना, उनकी राय को सुनना, उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जब अपन कोई निर्णय लेते हैं तो उसको अपन प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के नाम से सामान्य रूप से कह सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो राय, जो ओपिनियन, जो विचार श्रमिकों के द्वारा या श्रमिक संगठनों के द्वारा या उनके प्रतिनिधियों के द्वारा दिए गए हैं वो 100% रूप से माने ही जाए, तो भी उनकी बात को सुनना, उनको कन्विंस करना और फिर उनको ये महसूस करवाना कि आपकी जो न्यायोचित बातें थी वो आपको उसमें हमने हिस्सेदारी दी है, उसको हमने मानने का प्रयास किया है। इस प्रकार से श्रमिकों को संतुष्ट करते हुए जब अपन उनको मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन देने का प्रयास करते हैं तो उसे आम लोगों के दृष्टिकोण से मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन कहते हैं। प्रोफेसर जीपी सिन्हा और पीआरएस सिन्हा के अनुसार जो प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता है, उन्होंने ये बताया कि इसमें दोनों ही जो पक्षकार होते हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, उनकी रेमेडीज के लिए जॉइंट एफर्ट्स होते हैं, उसमें बोध होता है। अर्थात ये बताते हैं कि जो प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता है उसमें श्रमिक और पूंजीपति दोनों की जो मूल रूप से बेसिक प्रॉब्लम्स होती है, उनकी जो
ग्रीवांसेज होती है, उनको जॉइंट एफर्ट्स के द्वारा जब उनको सोल्व करने का प्रयास किया जाता है तो उसको अपन श्रमिकों में प्रबंधकों की सहभागिता के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार के मत को व्यक्त करते हुए वीजी मेहतराज ने कहा कि किसी औद्योगिक संगठन में साधारण कर्मियों द्वारा समुचित प्रतिनिधियों के जरिए प्रबंध के सभी स्तरों पर प्रबंधकीय क्रियाओं के समस्त क्षेत्र में निर्णय के अधिकार में भाग लेने को अपन प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता कह सकते हैं। अर्थात वीजी मेहतराज कहते हैं कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन का तात्पर्य होता है कि एक जो मैनेजमेंट के जो लेवल्स है, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे वो मिडिल मैनेजमेंट हो, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, सभी लेवल्स पर श्रमिकों को कोई ना कोई भागीदारी देना, उनके किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव को हर लेवल पे अपॉइंट करना और उसके निर्णय को, उसके ओपिनियन को उसमें शामिल करना। इस प्रकार से जब किसी भी श्रमिक प्रतिनिधियों को जब आप प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न लेवल्स पर जब आप उनको उसमें पार्टिसिपेशन का अधिकार देते हैं तो उसको वीजी मेहतराज के अनुसार श्रमिकों की सहभागिता के नाम से जाना जा सकता है। केसी अलेक्जेंडर ने बताया कि कोई भी प्रबंध तभी सहभागी होगा जब वह किसी भी स्तर पर या क्षेत्र में अपने निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए कर्मकारों को अवसर प्रदान करता है या वह अपने कुछ प्रबंधकीय परमाधिकारों में उनके साथ साथ भाग लेता है। केसी अलेक्जेंडर ने बताया कि जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन है वो तब माना जाएगा जब आप वर्कर्स को निर्णय, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें उनको शामिल करेंगे और उनको हर स्तर पर या उनका जो भी एरिया है उसमें उनकी निर्णय की प्रोसेस में आप उनको शामिल करेंगे या उनको कुछ स्पेसिफिक आप राइट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि वो जो पूंजीपति है उनके साथ साथ और उसमें वो हिस्सा ले सके। तो केसी अलेक्जेंडर के अनुसार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, किसी भी उपक्रम की डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, उसके जो निर्णय प्रक्रिया में जब अपन श्रमिकों को सहभागिता देते हैं तो केसी अलेक्जेंडर के अनुसार वो प्रबंध में सहभागिता मानी जाएगी। इसी प्रकार से जेआरपी फ्रेंच ने बताया कि प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पक्षकार कुछ योजनाएं और नीति बनाते समय, निर्णय लेते समय एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं और यह उन निर्णयों तक सीमित रहती है जिनका प्रभाव उन सब पर पड़ता है जो निर्णय लेते हैं तथा जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात फ्रेंच ने यह बताया कि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक पक्षकार, अर्थात श्रमिक और पूंजीपति और सरकार के प्रतिनिधि हो सकते हैं, समाज के प्रतिनिधि होते हैं, ये सब लोग कुछ योजनाएं और नीति बनाते हैं और नीति बनाते समय जब निर्णय लेते हैं तो परस्पर ये अपने हितों को अत्यधिक करने के लिए दूसरे पक्षकारों को प्रभावित करते हैं और जो व्यक्ति जिस सीमा तक एक दूसरे को प्रभावित कर लेता है उसके हितों का ज्यादा संरक्षण होता है, जो कम प्रभावित कर पाता है उसके हितों का कम संरक्षण होता है। अर्थात इसमें हर पक्षकार अपने अपने हितों के लिए अन्य पक्षकारों पर अपनी ओपिनियन रखता है और एक दूसरे के हितों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से ये कहा गया, जो इयान क्लेग ने ये बताया कि प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता से इस ऐसी स्थिति का बोध होता है जिसमें कामगारों के प्रतिनिधि कुछ हद तक प्रबंधकीय निर्णय की प्रक्रिया में शामिल होते हैं किंतु अंतिम शक्ति प्रबंध के हाथों में रहती है। अर्थात इयान क्लेग ने बताया कि जो श्रमिकों की प्रबंध में सहभागिता है इसमें जो वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तो शामिल करते हैं किंतु फाइनल जो डिसीजन है उसका पावर उनके पास में नहीं होता है। ये जो इयान क्लेग की परिभाषा है वो बेसिकली वर्तमान युग में, हालांकि ये बात सत्य है कि जो निर्णय लिए जाएंगे वो मूल रूप से प्रबंध जो पूंजीपति हैं या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके द्वारा ले जाएंगे, किंतु इयान क्लेग की परिभाषा श्रमिकों के दृष्टिकोण से थोड़ी कमजोर है। इसमें केवल श्रमिकों के निर्णयों को, श्रमिकों के जो विचार हैं उनको सुनने का प्रयास किया जाता है, आवश्यक नहीं उनको माना जाए। तो जब उनके निर्णय को माना ही नहीं जाएगा तो सामान्यतः इसको अपन सहभागिता नहीं कह सकते हैं। कुछ न कुछ हद तक आपको श्रमिकों के प्रतिनिधियों के निर्णयों को अपने निर्णयों में शामिल करना प्रबंध की सहभागिता के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से अपन देखते हैं और भी विद्वानों ने, नील डब्ल्यू चैम्बरलेन, फेयोल, इन सब ने भी इसकी अपने ने परिभाषाएं की है। बहुत से
श्रमिक संगठनों के द्वारा भी इसकी परिभाषा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा भी इस प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता को परिभाषित किया गया है। तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा भी इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। किंतु अपन सामान्य रूप से ये कह सकते हैं, अंतिम निष्कर्ष के रूप में अपन ये कह सकते हैं कि प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता से ऐसी स्थिति का बोध होता है जिसमें प्रबंध अपने परंपरागत परमाधिकारों में से उन विषयों पर श्रमिकों के साथ संयुक्त निर्णय करते हैं जिन्हें दोनों पक्षकार उभय हित में उपयोगी समझते हैं। अर्थात इसमें दोनों पक्षकार अपने अपने जिनका हित होता है, उन दोनों हितों में जिनका जॉइंट डिसीजन मेकिंग में होता है, जिनका परस्पर एक दूसरे से रिलेशन होता है, अर्थात जो श्रमिकों से संबंधित जो निर्णय होते हैं, उन निर्णयों में श्रमिकों की सहभागिता को इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन इसकी जो मुख्य विशेषताएं होती है उसके बारे में अपन ये कह सकते हैं कि जो श्रमिकों की जो प्रबंध में सहभागिता है, पहली बात ये श्रमिकों को निर्णय में सहभागिता देती है। दूसरी बात, इसमें जो श्रमिकों के प्रतिनिधि होते हैं वे इसमें भाग लेते हैं। तीसरी बात, इसमें जो श्रमिकों के प्रतिनिधि हैं उनको हर लेवल पर या निर्णय के लेवल पर उनको शामिल किया जाता है। चौथी बात, सामान्यतः माना जाता है कि इसमें श्रमिकों के जो विचार हैं, जो उनकी ओपिनियन है, वो अंतिम रूप से हर स्थिति में माना जाए ऐसा आवश्यक नहीं होता है। पांचवी बात, इसमें जो श्रमिक संगठन होते हैं और जो पूंजीपतियों के होते हैं, तो दोनों के जो परस्पर हित होते हैं उन विषयों पर बेसिकली बात की जाती है। नीतिगत निर्णय या संस्थागत निर्णयों में इनको शामिल नहीं किया जाता है। इसका जो सहभागिता का तात्पर्य होता है, श्रमिकों को उनसे संबंधित जो विषय होते हैं उनमें उनको अगर अपन शामिल करते हैं तो इसको अपन प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये इसकी कुछ मुख्य तत्व थी, कुछ मुख्य विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताया।